नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम के साथ लड़ेगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और देश भर में पल्स पोलियो अभियान आज से शुरू। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर और AIR न्यूज की वेबसाइट newsonair.com तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रादेशिक भाषाओं में यह प्रसारण रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 3:15 बजे प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के मायावती स्थित अद्वैत आश्रम ने आयोजित किया है। एक रिपोर्ट। प्रबुद्ध भारत एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन करता है। इसे 1896 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। ये पत्रिका भारत में प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के संदेश का प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका प्रकाशन मद्रास से आरंभ किया गया था, जहां से ये 2 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। इसके बाद इसे अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया। बाद में अप्रैल 1899 से इस पत्रिका का प्रकाशन अद्वैत आश्रम स्थानांतरित कर दिया गया और तब से ये लगातार प्रकाशित हो रही है। प्रबुद्ध भारत में सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, श्री अरविंदो, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी महान विभूतियां लेख लिखते रहे हैं। अद्वैत आश्रम प्रबुद्ध भारत के सभी संस्करण वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। समाचार कक्ष से किरण शर्मा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संसद के बजट सत्र में 38 विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें 33 विधेयक और 5 वित्तीय विषय शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया कि इस सत्र में 2021-22 के केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय कार्यों तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रमुख रूप से विचार होगा, लेकिन सत्र के दौरान आवश्यक विधायी तथा अन्य कार्यों को भी लिया जाएगा। श्री जोशी ने बताया कि अंतर सत्रावधि में घोषित अध्यादेशों के स्थान पर 4 विधेयकों को संसद के दोबारा आहूत होने के 6 हफ्तों के अंदर संसद के अधिनियम के रूप में अधिनियमित होने की आवश्यकता होगी। ये हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन विधेयक, विवाचन और संराधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विधियां दूसरा विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। उन्होंने कहा कि 2021-22 का केंद्रीय बजट कल सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र को देखते हुए आज राज्यसभा के सभी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में सत्र के दौरान सदन का कामकाज व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की जाएगी। बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधन के साथ शुक्रवार को शुरू हुआ। शुक्रवार को ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कामकाज सुचारू तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक की थी। संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का संघीय बजट कल सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग केंद्रीय बजट 2021-22 पर कल दिन भर विशेष कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करेगा।
इन कार्यक्रमों में बजट पर आर्थिक विशेषज्ञों का गहन विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार भी मुख्य रूप से प्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष 2021-22 के आम बजट पर पूरे दिन विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इसमें बजट का विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन और लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण सोमवार 1 फरवरी को सुबह 10:20 से रात 10 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकेगा। बिहार में लोगों को कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। SKM कॉलेज नेवादा के प्रधानाचार्य संजय कुमार ने बताया कि महामारी के दौरान पीड़ित लोगों को बजटीय उपायों से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। कोरोना काल के कारण आम लोगों की आर्थिक स्थिति, खासकर मध्यम वर्ग जो है, इससे काफी प्रभावित हुआ है। टैक्स पर भी मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलनी चाहिए और पेट्रोल और डीजल के दाम भी प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमत भी आसमान छूने लगी है। सरकार को इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के किसानों ने आम बजट को लेकर अपनी अपेक्षाएं व्यक्त की हैं। जिले के किसान सुरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा है कि बजट में किसान सम्मान निधि के तहत राशि बढ़ाई जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि किसानों का हितैषी बजट होगा। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। अभी जैसे मोदी जी ने एक योजना चलाई है किसान सम्मान निधि, वह बहुत अच्छी योजना है, मगर इसमें राशि कुछ बढ़ाई जानी चाहिए। एक अन्य किसान ब्रिजमोहन चाहते हैं कि रबी और खरीफ दोनों तरह की फसलों के लिए किसानों को उचित मूल्य मिले। मैं ब्रजमोहन चौरे, ग्राम देश मोहनी से। सरकार से जो बजट है सर, हमारी फसल का उचित मूल्य मिले और किसानों को परेशानी यही है, मंडी में आने से वहाँ 5,000 बिक जाती, कभी वही फसल 3,000 बिक जाती, तो वो उचित मूल्य मिल जाए, यही चाहते हैं। मेरा नाम अमित यादव है, ग्राम हासलपुर से। मैं एक किसान हूँ। आम बजट में सबसे पहले तो समर्थन मूल्य का रखना चाहिए, रबी और दोनों फसल, खरीफ की फसल का। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो सम्मान निधि है, इसमें थोड़ी राशि बढ़ाना चाहिए सरकार को। छत्तीसगढ़ में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि बजट में लघु और मध्यम उद्योगों के हित में प्रावधान होने से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मैं इसमें यही चाहता हूं कि जो बजट इस बार पेश होने वाला है, इसमें जो चीजें लघु उद्योग भारती केंद्रीय नेतृत्व ने भारत सरकार के मंत्रालय में रखी है, सब चीजों को अच्छे से पालन करें और उस बजट में उनको सुविधाएं दें, क्योंकि लघु इंडस्ट्रियां अगर मान लीजिए चलेगी तो देश की तरक्की होगी। लोकल और वोकल का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वो तभी सिद्ध हो पाएगा जब भारत सरकार की जो लघु उद्योगों की जो नीति है, प्रांतीय सरकारों को अगर वो मानेंगी तो वास्तव में लघु इंडस्ट्रियां देश के अंदर में तरक्की करेंगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वरिष्ठ वैज्ञानिक शरद काले को बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र और विज्ञान शिक्षा के लिए अधिक धन के आवंटन की उम्मीद है। वैज्ञानिक जागृति करने के लिए हमें होमी भाभा साइंस सेंटर फॉर एजुकेशन, ये जो बम्बई में चलती है, उस संस्था के जैसे अनेक संस्थाओं की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में हमें प्रोसेसिंग के लिए और अनुसंधान के लिए अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बजट की प्रोविजन की जरूरत है। पत्रकार अनय जोगलेकर चाहते हैं कि नए मकानों की खरीद पर स्टैम्प शुल्क में कमी की जाए और अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं। बड़े शहरों में न बिके हुए घरों की बड़ी मात्रा, ज्यादा टैक्स दरें और युवा वर्ग के कंधों पर अर्थव्यवस्था में आई मंदी तथा कोविड महामारी के दबाव के चलते हुए ये क्षेत्र मुसीबत में है। मेरी अर्थ मंत्री जी से विनती है, बजट में इस क्षेत्र पर करों की मात्रा को कम किया जाए। युवा वर्ग के लोग जो खुद के इस्तेमाल के लिए नया घर ले जा रहे हैं, उनको टैक्स क्रेडिट दिया जाए। सरकार ने कहा है कि वर्तमान खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 1,12,709 करोड़ रुपए का कराधान खरीदा गया है। इस खरीद से 86,79,000 किसानों को फायदा हुआ है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में खरीफ 2020-21 के लिए धान खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक 596.98 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। ये पिछले साल इसी मौसम में 501.97 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 18.92% अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि 596.98 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से पंजाब से 202.77 लाख मीट्रिक टन यानी 33.96% धान की खरीद की गई है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से मिले प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत खरीफ विपणन मौसम 2020 के लिए 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदने की मंजूरी भी दे दी गई है। सरकार ने जनजातीय समूहों को वन्य उपज का उचित मूल्य और पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना बनाई है। इसमें वन्य उपज में 14 नए प्रकार के लघु वन उत्पादों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन वस्तुओं में टसर, रेशम कीट, सूखा मेवा, सेब, बांस, मलकांगनी बीज और जंगली सूखा मशरूम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 2011 में न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएफपी योजना में लघु वन उपज के विपणन के लिए वस्तुओं की एक चयनित सूची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा था। इसका उद्देश्य वंचित जनजातीय लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके सशक्तिकरण में सहायता करना है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च के लिए 179 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि तेलंगाना में नागरिक केंद्रित योजनाएं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यापार सुगमता और शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के लिए अतिरिक्त योजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों, अध्यापकों, पाठ्यक्रम और बुनियादी सुविधाओं को एक नीति के तहत रखने पर जोर दिया गया है। श्री पोखरियाल ने सीबीएसई गल्फ सहोदय के प्रधानाचार्यों के वार्षिक सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सभी बच्चों के लिए बचपन में देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। सम्मेलन में श्री पोखरियाल को हिंदी साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए ज्ञान सरोवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ लड़ेगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है और देश भर में पल्स पोलियो अभियान आज शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके और समान विचारधारा वाले अन्य दलों के साथ लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल मदुरै में एक जनसभा में ये घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी has decided that in coming times in the elections, BJP along with All India Anna DMK and along with the like-minded parties will be going for the election. इससे पहले श्री नड्डा मीनाक्षी मंदिर गए और पूजा अर्चना की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी दीवा थिरू,
पांसुपोन मुथुरमलिंगा थेवर अय्या को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर हैं। श्री नड्डा इस महीने दूसरी बार तमिलनाडु गए हैं। उन्होंने 14 जनवरी को भी तमिलनाडु की यात्रा की थी। तमिलनाडु उन 5 राज्यों में है जहां इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्व कैबिनेट मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के विधायक कल रात नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पेश है एक रिपोर्ट। जो मंत्री और विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनमें पूर्व मंत्री राजीव बंदोपाध्याय, विधायक वैशाली डालमिया और प्रबीर घोषाल, पूर्व विधायक पार्थसारथी चट्टोपाध्याय, पूर्व मेयर राथिन चक्रवर्ती और अभिनेता रुद्रनील घोष शामिल हैं। ममता बनर्जी मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्री राजीव बंदोपाध्याय ने राज्य विधानसभा और शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक वैशाली डालमिया को तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, जबकि पार्थसारथी चटर्जी को नादिया जिले की पार्टी इकाई के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उत्तरपाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रबीर घोषाल, हावड़ा के पूर्व मेयर राथिन चक्रवर्ती और अभिनेता रुद्रनील घोष तृणमूल कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने कल पार्टी छोड़ दी। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज हावड़ा में दुमुरजोला में भारतीय जनता पार्टी की रैली में हिस्सा लेंगी। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। हरियाणा में कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के एक न्यायालय में दोषी करार दिए जाने के बाद हरियाणा विधानसभा ने अयोग्य घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ न्यायालय ने दंगों के एक मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारागार की सजा सुनाई है। प्रदीप चौधरी को 14 जनवरी से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उन्हें अन्य 14 लोगों के साथ इसी दिन दोषी करार दिया गया था। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 85,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रदीप चौधरी जेल से रिहा होने के बाद 6 साल तक अयोग्य घोषित रहेंगे और कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। देश भर में आज से पल्स पोलियो अभियान 2021 शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। ये दिन पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है। देश को पोलियो मुक्त का दर्जा बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 17 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जाएगी। राष्ट्रव्यापी इस अभियान में 24 लाख स्वयंसेवी, 1.5 लाख पर्यवेक्षक, सामाजिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल अपना सहयोग देंगे। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मी करीब 2 करोड़ परिवार के घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पोलियो की दवा से कोई बच्चा छूट न जाए। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत से पहले विश्व भर में पोलियो के 60% मामले भारत में थे। देश में 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में पोलियो का अंतिम मामला देखा गया था और अब भारत एक दशक से पोलियो मुक्त है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 27 मार्च 2014 को भारत सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन के समस्त दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिलना भारत और वैश्विक जन स्वास्थ्य के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आखिरी पोलियो के केस को 13 जनवरी 2011 को भारत में देखा, वेस्ट बंगाल के हावड़ा स्थान पर, और आज जब हम जनवरी 30 को आपके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहे हैं, तो भारत को पूरे 10 साल यानी पूरा एक दशक हो चुका है जब वो पोलियो को समाप्त कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें वैश्विक स्तर पर पोलियो का उन्मूलन होने तक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पड़ोसी देशों सहित विश्व के अन्य हिस्सों में पोलियो वायरस अब भी मौजूद है और इसके भारत में भी फैलने की आशंका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान में पहले से अधिक बीमारियों से बच्चों की रक्षा करने पर ध्यान दिया जा रहा है और हाल ही में बच्चों को कई तरह के नए टीके लगाने शुरू कर दिए गए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 34,835 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। इसके साथ ही राज्य में अब तक 1,45,239 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य में इस टीके के दुष्प्रभाव का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस बीच बिहार में कोविड-19 से अब तक 2,57,856 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 1,247 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 123 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 187 रोगी स्वस्थ हुए हैं।
राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर अब बढ़कर 98.95% हो गई है। अभी तक राज्य में 2 करोड़ 9 लाख से भी अधिक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। गुजरात में आज से कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा। इनमें पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, ग्राम रक्षक दल, कारागार कर्मी, राजस्व और आपदा प्रबंधन कर्मी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूसरे चरण में कुल 3,30,000 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। गुजरात में टीकाकरण के दूसरे चरण के आज पहले दिन 1 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले चरण में अब तक कुल 2,45,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक राज्य में कोविड-19 टीके के साइड इफेक्ट का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 323 नए मामले सामने आए, जबकि 445 मरीजों को ठीक होने के कारण अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.99% हो गई है। सबसे अधिक 78 नए मामले कल वडोदरा में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 66 नए मामले सामने आए। इस बीच राज्य के 4 बड़े शहर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात्रि कर्फ्यू 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है। रात्रि कर्फ्यू अब रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना में 1,66,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया है। राज्य में अब तक कहीं से भी इस टीके के दुष्प्रभाव की कोई जानकारी नहीं है। मणिपुर में कोविड-19 के मामलों में कमी आई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.25% हो गई है। राज्य में अब तक कुल 28,545 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मणिपुर में सक्रिय मामलों की संख्या केवल 136 रह गई है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 2 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि मोकोकचुंग में 2 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड संक्रमितों की कुल संख्या 12,090 हो गई है, जबकि 11,806 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में 52 मरीज उपचाराधीन हैं। दिल्ली में कल 183 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या 6,34,956 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना से संक्रमित अब तक 6,22,671 मरीज स्वस्थ हो चुके। कल 290 मरीज स्वस्थ हुए और 8 लोगों की मृत्यु हुई। राजधानी में कोरोना से मृतकों की संख्या 10,849 हो गई है। इस समय राजधानी में 1,436 कोरोना रोगियों का इलाज चल रहा है। सरकार ने कहा है कि 10 राज्यों के मुर्गी पालन केंद्रों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौओं, प्रवासी पक्षियों और वन्य पक्षियों में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और बिहार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में कौओं में, उधमपुर में मोर के नमूनों में तथा जम्मू कश्मीर के पुंछ में कौओं के नमूनों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इससे अत्यंत प्रभावित स्थानों पर नियंत्रण और रोकथाम के अभियान चलाए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय समारोह आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि 15 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, शिल्प और खानपान व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे। इस वार्षिक आयोजन की शुरुआत 2017 में देश के लोगों को जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक और शिल्पगत विविधता से परिचित कराने के लिए की गई थी। नेपाल ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम को देने का निर्णय लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक में ये फैसला किया गया। सतलज जल विद्युत निगम को इस परियोजना के निर्माण, स्वामित्व और हस्तांतरण का अधिकार होगा। अरुण 3 परियोजना की ही तरह लोअर अरुण पनबिजली परियोजना से उत्पादित बिजली का एक निश्चित हिस्सा नेपाल को निःशुल्क दिया जाएगा। अरुण 3 परियोजना के तहत नेपाल को 21% बिजली मुफ्त दी जाएगी। लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का स्वामित्व 20 वर्ष बाद नेपाल सरकार को सौंप दिया जाएगा। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर में वन्य जीवों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अनंतनाग में एक संयुक्त अभियान में नियंत्रण ब्यूरो ने एक स्थानीय व्यक्ति गुल मोहम्मद गनी से 8 तेंदुओं की खाल, 38 भालुओं के अवशेष और 4 हिरणों की कस्तूरी बरामद की है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में वन्य जीवों के प्रति अपराध समाप्त करने की प्रतिबद्धता के लिए नियंत्रण बोर्ड को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और नईम, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या सुर्खियां हैं। मुकेश, अगर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नजर डालें तो आम बजट से पहले प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, बातचीत में सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी, प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को भरोसा दिलाया। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री का बयान देते हुए लिखा है, किसानों को दिया प्रस्ताव अब भी बरकरार। नवभारत टाइम्स लिखता है, किसानों से बातचीत को सरकार तैयार, मोर्चे के नेता भी राजी। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार प्रधानमंत्री बोले, 26 जनवरी को हुई हिंसा पर कानून अपना काम करेगा। राजस्थान पत्रिका का कहना है, प्रधानमंत्री ने कहा, बातचीत से ही होगा समाधान। दैनिक भास्कर ने आम बजट से लोगों की उम्मीद पर विशेषज्ञों की राय देते हुए सुर्खी दी है, ड्रीम बजट, दोगुनी हो आयकर की छूट की सीमा, अब सभी हो आयुष्मान। पंजाब केसरी का कहना है, रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई पर फोकस, छोटे कारोबारियों के लिए आसान किए जा सकते हैं नियम। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, टीकाकरण में भारत सबसे तेज, केवल 13 दिन में 30 लाख लोगों को टीका लगा। जनसत्ता की सुर्खी है, सीरम में एक और टीके के लिए अनुमति मांगी, अमरीकी कंपनी के कोवोवैक्स के नए विषाणु पर भी प्रभावी होने का दावा। नवभारत टाइम्स के अनुसार देश को तीसरा टीका जून तक मिलने की उम्मीद। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, भाजपा में शामिल हुए 3 बागी तृणमूल कांग्रेस विधायक। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, ममता बनर्जी को चुनाव से पहले बड़ा झटका, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रबीर घोषाल भाजपा के हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को सफलता, रात भर मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों का सरेंडर। अमर उजाला के अनुसार सरकार स्वदेशी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में, बिटकॉइन पर प्रतिबंध के लिए विधेयक संभव। पंजाब केसरी की सुर्खी है, डेनियल पर्ल हत्याकांड में बैकफुट पर पाकिस्तान, अलकायदा आतंकी अहमर उमर सईद शेख और अन्य संदिग्धों की रिहाई के खिलाफ 3 पुनर्विचार याचिकाएं दायर। दैनिक ट्रिब्यून के मुताबिक उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी, आदमपुर में पारा 0.5, श्रीनगर -7.2 डिग्री पर ठिठुरा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, बिजनौर से बलिया तक गंगा आरती की तैयारी। पत्र के अनुसार गंगा स्वच्छता अभियान को मिलेगा बल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं भगीरथ प्रयास। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, कश्मीर में बॉलीवुड की दमदार वापसी, घाटी में एक साथ 15 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग पहली बार। हिन्दुस्तान ने सुविधा शीर्षक से लिखा है, घर बैठक लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। पत्र के अनुसार केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद 3:15 बजे प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम के साथ लड़ेगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। और देश भर में पल्स पोलियो अभियान आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।